नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे लाडली बनेंगी तारनहार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने और सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का पीडीए फॉर्मूला अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में आजमा चुके हैं। वहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी अखिलेश यादव का झुकाव देखा गया है और अब आधी आबादी पर पकड़ मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा की है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देने का ऐलान किया है। अखिलेश ने कहा, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपको बता दें, कर्नाटक सहित कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को नगद राशि देने की योजनाएं गेम चेंजर साबित हुई हैं। झारखंड में सरकार की वापसी में मैया योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह की योजनाओं की सफलता दर करीब 89% रही है। इसलिए अखिलेश यादव ने गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है। अखिलेश की इस घोषणा के बाद अब योगी सरकार को महिला वोट बैंक पर पकड़ बनाना कोई ना कोई इसके लिए कदम उठाने जरूरी हो जाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मोदी मैजिक से ज्यादा मनी मैजिक को तवज्जो देते हुए लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर कोई सौगात देगी? और अखिलेश यादव के वादे का आगामी चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं। पहले कुछ रिएक्शंस हैं, वो सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी इस वक्त जब पीडीए की बात करती है तो उसका मतलब सीधे से ये होता है कि जो भी पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक हो, आदि आबादी हो या किसी भी धर्म, किसी भी जात के लोग हों, वो पीडीए की श्रेणी में आते हैं हमारे अनुसार, और हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये नारा ऐसा नहीं था कि हवा में था, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका नारा हवा में रहा। इसी तरीके से अगर महिलाओं की बात करती है समाजवादी पार्टी, तो पिछली जब हमारी सरकारें रही हैं, जब रही हैं, तो हमने महिलाओं पर, बेटियों पर विशेष ध्यान दिया है। नेताजी मुख्यमंत्री थे उस वक्त में भी बेटियों पर और महिलाओं पर खासकर ध्यान दिया गया, चाहे वो कन्या विद्या धन रहा हो, चाहे वृद्धा पेंशन योजना रही हो। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उस दिन महिला सम्मेलन में ये बात साफ कर दी कि हमारी जो महिला सभा की पूरी सशक्त टीम है वो खास तौर पर घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेगी और हर उस बात की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाएगी जहां पर इन्होंने महिलाओं का हक मारा है और जहां पर महिलाओं को एक तरीके से उनके अधिकारों से वंचित रखा है, और क्या इनकी सरकार में महिलाओं के साथ गलत हुआ और क्या आगे हो सकता है, इसके बारे में भी जानकारी देगी। और हम एक पॉजिटिव विचारधारा लेकर के चल रहे हैं और उसी के तहत आने वाले 2027 के चुनाव में हम महिलाओं के बीच जाएंगे और खासकर महिलाओं के लिए रणनीति तैयार हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की घोषणाएं केवल घोषणा भर के लिए, ये चुनाव से पहले घोषणाएं कुछ और होती हैं और चुनाव के बाद के कारनामे बिल्कुल अलग होते हैं। 2012 से लेकर 17 तक का जो समाजवादी पार्टी का कार्यकाल है वो सबके सामने है। उन्होंने जो घोषणाएं की थी वो केवल हवा हवाई थी, उसका जमीनी सरोकार कोई नहीं था। और जिस तरह की गुंडागर्दी, माफियागर्दी, महिलाओं के प्रति अपराध, जंगल राज, परिवारवाद का जो खुला खेल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खेला गया, वो जनता बेहतर तरीके से जानती है। इसलिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी किसी भी नेता की घोषणाओं पर जनता कोई भरोसा नहीं करती है। उनके चरित्र को जनता अच्छी तरह से जान गई है। जनता को भरोसा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी पर, जो कहती है वो करती है। तो वादों की सियासत में एक बार फिर से महिलाएं उम्मीद बनकर सामने आई हैं और आधी आबादी पर अब समाजवादी पार्टी ने भी योजना के तहत कोशिश की है उन्हें साधने की। लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का भी आकलन कीजिए तो कांग्रेस ने भी कुछ इस तरीके का ही वादा किया था, लेकिन धरातल पर आते आते सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने ही सरकार बनाई। तो वादे और विश्वास दोनों में थोड़ा अंतर है कि वादे तो आप कीजिए, लेकिन जनता उन आपके वादों पर कितना विश्वास कर रही है, ये भी तो जरूरी हो जाता है। लेकिन आइए अब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को हम समझने की कोशिश करें कि पीडीए के बाद सॉफ्ट हिंदुत्व और अब आधी आबादी पर पकड़ बनाने की कोशिश। पहले इन्हीं चीजों को रेवड़ी कल्चर और ये कहा जा रहा था, टीएमसी की हम बात करें तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि नारियों का सम्मान नहीं अपमान है, और भी कई सारी योजनाओं को लेकर, चाहे उज्ज्वला हो या फिर महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात हो, 33% आरक्षण की बात हो, बहुत सारी चीजें हैं। वोट बैंक का सौदा ऐसे कहा गया, रेवड़ी कल्चर ऐसे कहा गया, नगद देने से महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, वोट खरीदने की नीति सही नहीं है, इस तरह के आरोप इन योजनाओं को लेकर लगे जब ये शुरुआती दौर में आई। लेकिन अब इसी को रिपीट कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं।
आई समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराऊं, उसके बाद सवाल। दीपक सोनकर जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। रविंद्र प्रताप सिंह जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। नीरज मेहरे जी वरिष्ठ पत्रकार है, वेलकम करती हूँ सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नीरज जी, शुरुआती दौर में इन योजनाओं का जिक्र हुआ, हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुई वो योजनाएं जिनमें उन्होंने आधी आबादी को साधने की कोशिश की। शुरुआती दौर से महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर, लाडलियों को लेकर, इन तमाम तरह की अलग अलग राज्यों में योजनाएं हुई। और अब तक का हम कुछ सालों का आंकड़ा देखें तो अलग अलग इलेक्शन में अलग अलग स्टेट में गेम चेंजर साबित हुई है। करीब इसका आप हिट देखें तो 89% के आसपास रिजल्ट भी जो राजनीतिक दल है उनको मिला है। लेकिन कई बार जो हम देख रहे हैं, जैसे मैंने एमपी का भी जिक्र किया, शुरुआती दौर पर कांग्रेस ने भी इसी तरह की योजना का वादा किया था, लेकिन वहां पर वो फेल हो गए। आपको लगता है कि इस तरह की योजनाएं वाकई आधी आबादी पर असर डाल रही हैं, या फिर नगद राशि उनके पास जा रही है तो उससे उसी दल के प्रति उनका झुकाव हो रहा है? आप कैसे समझते हैं महिलाओं को लेकर ये कैश वाली योजनाएं कितनी कारगर साबित हो रही राजनीतिक दलों के लिए? और फिर भारतीय जनता पार्टी भी इन्हीं तरह की योजनाएं चला रही है और अब समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है कि इसी से ही सधेंगी महिलाएं। देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार पहले से चुनावी मोड में आई है और उसी दौर में ये तमाम तरीके की बैठकें हो रही हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ले रहे हैं। उसी क्रम में एक महिलाओं की बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई और उस महिलाओं की बैठक में इस तरह की योजना उन्होंने बात कही है। सबसे बड़ी चीज इस योजना में आप एक चीज समझिए कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो लोग सरकार का राशन ले रहे हैं। क्या 15 करोड़ लोगों को सबको देंगे, या उसमें भी कोई कैटेगरी है? वो इस तरह की कोई बात नहीं कही गई। दूसरी बड़ी बात, चूंकि अभी दिल्ली चुनाव में गए थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव प्रचार में रहे, तो वहां से तमाम चीजें उन्होंने छोटी छोटी पकड़ी जो राजनीति में बड़ी साबित हुई, जिसका आपने भी बताया कितना प्रतिशत है कि इस तरह की योजनाओं का फायदा मिला है। ठीक बात है, उन्होंने वादा। दूसरी चीज, चुनाव दौर चल रहा है, वादे हैं, वादे करते जाइए, वादों का दौर है, बातें हैं, बातों का क्या, तमाम चीजें, क्योंकि जनता धरातल पर भी देख रही है कि आप कितने लंबे समय से बराबर आप तमाम तरीके के वादे कर रहे हैं और सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, सत्ता से दूर हैं। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। और निश्चित रूप से जो चीज आप कह रहे हो, सरकार भी उस तरह की बात करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सशक्त बनेंगी, ताकतवर बनेगी। तमाम योजनाएं यूपी में गवर्नमेंट भी चला रही है, लखपति बहना और इस तरह की। तो मुझे लगता है वादा है, वादे का क्या, बाद बाकी चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। सरकार अपनी योजनाएं बताएगी, समाजवादी पार्टी अपनी योजनाएं बताएगी, लेकिन अभी इस योजना से मुझे लगता है कितना फायदा होगा कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगा। जी पारुल, बिल्कुल। योजनाओं से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्हें माइलेज मिला है अलग अलग इलेक्शंस में, अलग अलग जगहों पर, और झारखंड की भी हम बात करें तो वहां पर भी अच्छा खासा उनको रिस्पांस मिला। लेकिन विपक्षी दलों के लिए ये कितने फायदे का सौदा होगा, क्योंकि मैंने कांग्रेस का जिक्र किया मध्य प्रदेश में, लेकिन अब देखना होगा कि उनकी ये कोशिश कितनी कारगर साबित होती है। लेकिन सद तो ये तब भी रही थी जब पीडीए में थी रविंद्र जी। अभी महिलाओं के लिए पहले आप लोग बजट की भी बात कर रहे थे, आर्थिकी की भी बात कर रहे थे, इसे एक तरह से आप कह रहे थे कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स और तमाम दावे तब, या आरोप तब, जब ये योजना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। अब उसी की कॉपी आप लेकर आ रहे हैं। पारुल जी, जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे 12 में जी, तो हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी। कुछ योजनाएं बता दे रहा हूँ। समाजवादी पेंशन योजना जो महिलाओं के लिए थी, विवाह के लिए योजना, कन्याधन योजना, साइकिल के लिए योजना थी, रानी लक्ष्मीबाई कोष योजना थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे, मिड डे मील था जिसमें महिलाओं का फोकस था, बच्चियों का फोकस था, गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण के लिए महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं चलाई गई थी। तो चूंकि अब योजनाएं पहले चला चुके हैं 5 साल के कार्यकाल में, तो उसको कॉपी करना नहीं कहा जा सकता है और ना रेवड़ी कल्चर कहा जा सकता है, क्योंकि उससे लाभ मिला है। ये नीति आयोग का भी आंकड़ा बताता है, जो उनके आंकड़े आते हैं। तो ये योजनाएं हैं जो महिलाओं तक पहुंचना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। ये सरकार कोई भी हो, संकल्प होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार के मामले बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसमें भी अंकुश लगना चाहिए इसके साथ में, तभी सशक्तिकरण होता है। योजना तो रहती है, लेकिन ये इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। तो हमने अपनी योजना बनाई है, इस पे भी करेंगे।
टिकट देने में महिलाओं की प्रतिशत की वृद्धि भी करेंगे और जो महिला पुलिस का पूरा ढांचागत बदलाव भी करेंगे, जिससे महिलाओं तक महिला पुलिस पहुंच के मदद कर पाए। ऐसा ना हो कि खाली बाल खींच के पीटना शुरू कर दे। तो ये सारी योजनाएं हम लोगों ने बना रखी है और इसको बूथ लेवल तक हम बात पहुंचा चुके हैं। जनवरी से ही पहुंचा रहे हैं। सभा तो अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले किया है और ऐसा करते रहेंगे और करते आए हैं। ये हम लोग का रिकॉर्ड है। 1090 हमने बनाया था कि महिलाओं को हेल्प करने के लिए पूरे भारतवर्ष में पहली इस तरीके की योजना थी जो अभी भी कार्यान्वित है लेकिन काम नहीं करती है। तो हम महिलाओं के आधी आबादी के पक्ष में खड़े रहेंगे और जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम उसको कार्यान्वित करके दिखाएंगे। जी धन्यवाद। दीपक सोनकर जी, आप क्या कहेंगे? वो आप ही की तरह की योजनाएं शुरू कर रहे हैं लेकिन उनका दावा है कि हम तो शुरुआती दौर से महिलाओं के बारे में सोचते आए हैं, लेकिन आप जिस तरह की कैश वाली योजना है वो भी हम देख रहे हैं कि अब सीधे महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात सामने आ रही है। इस पर अर्थव्यवस्था या फिर बजट दूसरे डिपार्टमेंट से कम करने की बात भी आई थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट कम हो गया, और अब अगर ये 3000 दे रहे हैं तो फिर आपका नंबर कितना हो जाएगा? जी दीपक जी। देखिए पारुल जी, महिलाओं को सशक्त करना और उनकी चिंता करना अगर कोई भी लोकतंत्र पार्टी करती है तो निश्चित रूप से उनके हित के लिए, मगर कहीं वह दल जो सत्ता में रह करके उनके अधिकारों को छीनने का काम किया हो और जिन्होंने जो आज आधी आबादी की हिस्सेदारी की बात करते हैं, हाँ जी। मुझे भी याद आता है, रविंद्र भाई को भी याद होगा कि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता बहनों ने ही आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन बहनों के साथ क्या व्यवहार करते हैं और समाज के लोगों के साथ क्या व्यवहार करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को लेकर के और बहनों को लेकर के सबसे बड़ा वातावरण बना है, जो सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टर बना है, वो सुरक्षा का वातावरण बना है। वो जिस तरीके से जो वातावरण में बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर जो भरोसा कानून व्यवस्था को बदलते हुए उनको जो सुरक्षा का वातावरण देने का काम किया गया, इस तौर पर भी उस बात की चिंतन दूसते हुए महिलाएं आज देश के प्रधानमंत्री की तरफ गोर मुखा कर देख रही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ देख रहे हैं। ये वही पार्टी के लोग हैं जो बहनों का अपमान लगातार करते थे और उस पार्टी के प्रमुख लोग कहते थे जो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये इस प्रकार के वातावरण की सोच रखते थे। बदायूं जैसी भी नरसंहार जैसी घटनाएं भी हमने देखी हैं। तो ये सारे पर्सपेक्टिव सामने दिखाई देते हैं। उस पर्सपेक्टिव के आधार पर ही आज निर्णय कर रहे हैं। अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी के जुमले तो हम सब ने देखे हैं और कितने जुमलों को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। जब गठबंधन में रहे तो बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे लोग ने बातें देने का बात करते रहे मगर कहीं नहीं दिया। मगर सबसे बड़ी बात अगर अभी हमारे रविंद्र जी से पूछा जाए कि आप महिलाओं की आधी आबादी की हिस्सेदारी की बात करते हो, समाजवादी पार्टी के संगठन में आपने कितनी महिलाओं को हिस्सेदारी देने का काम किया है? भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी मंडल की कार्यकारिणी से लेकर के बूथ की कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष तक के पद को महिलाओं को नेतृत्व देने का काम किया है। आपको तो महिलाओं की हिस्सेदारी के नाम से ही चिढ़ है, आपने कितना नेतृत्व दे दिया हो। तो ये सारे तथ्य सवाल खड़े होते हैं और जनता इसी पर्सपेक्टिव के आधार पर निर्णय करती है कि कौन जुमले के आधार पर अपनी बातों को रख रहा है और कौन पर्सपेक्टिव के आधार पर लोगों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम कर रहा है, कौन उस गरीब परिवार की महिला को दर्द समझ रहा है जो कुएं में चूल्हे को फूकने का काम करती थी, आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हर एक रसोई गैस बना करके उसको उद्योगी का कार्य देने का कार्य करते हैं। तो जिस तरीके से चाहे लाडली बहन की योजना हो, चाहे पुती बहन की योजना हो, ये सारी योजनाओं को जमीन पर लाने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री मेरे सवाल पर आइए। उत्तर 3000 का ये वादा कर रहे हैं तो अगर मैदान में आएंगे तो लड़ना बड़े नंबर के साथ पड़ेगा, तो फिर आपका नंबर बढ़ेगा क्या? रक्षाबंधन पर कुछ देने वाले हैं क्या? फाइट तो कुछ ऐसी चल रही है उत्तर प्रदेश में। तुम एक करोगे तो हम दो करेंगे। पारुल जी, ये तो रक्षाबंधन पर देने का विचार सोचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जैसे ही बस की सेवा, रक्षाबंधन पर बस की सेवा, अच्छा, यानी देंगे तो इधर बजट बढ़ेगा तो फिर कटौती कौन से डिपार्टमेंट से होगी? दूसरी बात ये है जो केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दे सकता है, जो नहीं, मैं सपने नहीं, मैं तो धरातल पर बात कर रही हूँ आपसे और ये पूछ रही हूँ कि इधर बजट बढ़ाएंगे, यानी अगर 3000 के आसपास या फिर जो भी आप रक्षाबंधन पे सौगात देने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर वहां बजट बढ़ेगा तो यहाँ किस डिपार्टमेंट से कटौती करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा और कौन? बहुत सारे डिपार्टमेंट, कहाँ कटौती होगी? फिर कहाँ कैंची चलेगी?
देखिए, कैंची कहीं चलने वाली नहीं है। हर जनता के हित के लिए, चाहे वो युवा हो या शिक्षा के व्यापार की बात हो, अरे तो कहीं तो चाहे वो मैनेजमेंट महिलाओं के बैठेगा हित की ना। बात हो, मैनेजमेंट निश्चित कहीं तो तौर पर बैठाना उसका पड़ेगा। मैनेजमेंट होगा। हाँ। निश्चित तौर पर उसकी योजनाओं की चिंता करी जाएगी और निश्चित तौर पर जो उन बहनों के हितकारी निर्णय होंगे उस निर्णय को निश्चित तौर पर लिया जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने सवाल रविंद्र जी आपसे भी किया था कि पहले आप लोगों ने इन्हीं योजना को लेकर, ये जो लाडली बहना योजना या नारी सम्मान योजना जिसमें सीधा कैश ट्रांसफर हो रहा था, इसको लेकर आप लोगों ने भी अर्थव्यवस्था को लेकर या डिपार्टमेंट्स के बजट की कटौती को लेकर भी आप लोगों की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठाए गए थे। अब नहीं होगा ऐसा, आप लोग कहां से पैसा लाएंगे अगर ऐसा आपकी सरकार बनती है तो? पारुल जी, हम लोग तो 12 से 17 तक करते रहे बहुत जोर शोर से। एक बेकार बात उठा दिया जो भारतीय जनता पार्टी संक्रमित लोग हैं, इन्होंने महिलाओं के शोषण की बात कही थी। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, विधायक गौड़ जो 16 साल की बच्ची के साथ रेप के साथ कन्विक्टेड हो गया, जिलाध्यक्ष गोंडा, और अभी जो अंकिता भंडारी का केस हुआ वहां पे। ये बलात्कारी हमारे ऊपर छोटा हो जाएगा ऐसा नहीं है ना सर? ये बलात्कारी हमारे ऊपर प्रश्न, मैं कह रहा हूँ ये बलात्कारी हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे। सवाल आपका बहुत अच्छा था, जो अलग-अलग ये प्रश्न नहीं था मैडम, ये इस विषय पे जाना ही नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी मानसिकता की है। वही मानसिकता लेके यह व्यक्ति आया, क्योंकि आपने जो बात कही थी वो बात बहुत अच्छी कही थी, आपका विषय बहुत अच्छा है, लेकिन ये बलात्कारी हैं तो बलात्कार इनके मुंह से निकलेगा, बिना बलात्कार शब्द निकले, बिना हिंदू मुसलमान शब्द निकले भारतीय जनता पार्टी की डिबेट पूरी नहीं हो सकती है। टॉपिक से इधर उधर न जाए। वेलफेयर पॉलिटिक्स बनाम इलेक्शन ब्राइबरी। रुक जाइए प्लीज। तू मैम की बहस में मत पड़िए, मैं आ रही हूँ आपके पास, रुक जाइए। नीरज सर, वेलफेयर पॉलिटिक्स बनाम इलेक्शन ब्राइबरी, सीधा सवाल ये है कि हम दूसरे देशों को देखें, चाइना जैसे और भी तमाम विकसित देश जो अपनी एजुकेशन पे, अपने देश की पब्लिक की एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पर सबसे ज्यादा बजट रखते हैं, लेकिन यहाँ ये फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर अब तो ऐसा लग रहा है सभी दलों को बहुत पसंद आने लगा है। सभी की थाली में एक गुलाब जामुन होगा। रुकिए रविंद्र जी, प्लीज रुकिए, अभी लिस्ट निकालूंगी तो तमाम दलों में बहुत सारे नाम निकलेंगे, अभी छोड़िए उस बात को। मैं अपनी इस योजना का राजनीतिक दलों के क्या यूज किस तरीके से कर रहे हैं, जनता उसको कैसे समझ रही है, सब इन पर चर्चा चल रही है। नीरज सर, मैंने सवाल पूछा, ठीक सर, नीरज सर आपने सवाल सुना सर मेरा? अरे सर रुकिए, पार्टी के लोग थे, अपने लोगों के नाम बहुत नाम निकलेंगे, निकला, जो बलात्कारी था, आप बोलना शुरू कीजिए। जो बलात्कारी था उसके मुंह से निकला, एक नहीं 118 म्यूट कर दीजिए रविंद्र सर का भी ऑडियो म्यूट कीजिए, दीपक जी का भी ऑडियो म्यूट कीजिए। तू मैम के बहस में मत पड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। रुकिए जरा नीरज सर, मैंने कहा हेल्थ एजुकेशन पे बाकी देश, विकसित देश बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, यहाँ कटौती हुई जा रही है और कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। उसी हेल्थ पर, उसी एजुकेशन पर अगर ध्यान दे तो हम शायद भविष्य का अच्छा निर्माण कर पाए अपने देश के नागरिकों का या महिलाओं का या बेटियों का। ये फ्रीबीज और रेवड़ी कल्चर सभी की थाली में गुलाब जामुन बनकर सज रहे हैं सर। निश्चित रूप से पारुल जी, जैसा मैंने कहा कि 15 करोड़ लोग आज की तारीख में राशन ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो कहां से पैसा आएगा? और अगर गरीबी रेखा के नीचे हैं तभी राशन ले रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले भी तमाम तरीके की बातें होती रही और भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा, एक कभी छोटी सी योजना निकाली थी, सौगाते मोदी ईद पर देश भर के अल्पसंख्यकों को ये मोदी जी की तरफ से गिफ्ट भिजवाया गया, तमाम चीजें रही। समाजवादी पार्टी इसको रेवड़ी बता रही थी। आज ये योजना अगर है तो पहले ये भी तो प्लान करना होगा कि हम ये रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे, रेवेन्यू की स्थिति क्या है और जनरेट कहां से करेंगे। तमाम सारे सवाल हैं जिन पे ऐसी बातें, मुझे लगता है जो मैंने कहा, चुनावी मोड है, बातें हैं, तो वादे हैं, क्या जनता सारी समझदार है। मुझे लगता है चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, अब वो दौर नहीं है कि आप जनता को मूर्ख बनाकर वोट ठग लेंगे और सत्ता पा जाएंगे। जनता समझदार है, जनता अपने मुद्दों की बात करती है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सड़क हो, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, किसान, नौजवान, परीक्षा, पेपर लीक, इन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। आप तमाम ऐसी चीजें लाएंगे जिनसे हमें लगता है कि केवल वादे दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। जी पारुल, एक्सेप्टेंस हुई है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा टेन्योर देखें अब तक का कार्यकाल, या फिर हम देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। फिर बार बार भले ही कहा जाता हो कि सिलेंडर रिफिलिंग के पैसे नहीं लोगों के पास,
एक्सेप्टेंस हुई है, लेकिन नीरज सर। नहीं, बिल्कुल पारुल जी, ये बात मैंने पहले भी कहा कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। बहुत अच्छी बात अगर उन्होंने कही है तो अच्छी बात, लेकिन हमें और भी चीजें देखनी होगी। आपने कहा कि तमाम सारे राज्यों में इसका फायदा मिला है वहां की सरकारों को, मध्य प्रदेश में नहीं मिला। यह जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि उस समय का दौर क्या होता है, तमाम चुनावी मुद्दे थे, तमाम ऐसी चीजें थी। उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे मुद्दे 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की मेहनत बेकार हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार की मेहनत बेकार हो गई, और केवल संविधान की बात कहकर भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं फेल हो गई और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को अच्छी सीटें मिली। तो अभी से वादे करने, वादों का क्या, तमाम ऐसी चीजें हैं, चुनाव आने तक तमाम ये बातें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये भी देखने की चीज है, और आएगा समय तब देख लिया जाएगा पारुल जी। और अभी चुनाव आने हैं, उसमें तमाम चीजें ऐसी हैं जिन पे अभी कुछ निर्णय लेना या कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी पारुल जी, आते आते मुद्दों में क्या परिवर्तन होता है, कौन सी हवा चलती है, तो खैर समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन अभी से ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है सर रविंद्र जी कि हमने देखा, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि अलग अलग कार्यकालों में जो अलग अलग योजनाएं आई उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसका फायदा मिला। भले ही आप कितना भी हम ये कह दें कि इतने परसेंट को नहीं मिला, उतने परसेंट को मिला, लेकिन लोगों को मिला, जो सामने आए। सभी को आप पेड जो प्रचारक नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ अगर एक्सेप्टेंस की बात हो रही है तो यहाँ बीजेपी आप लोगों पर भरोसा करने वाली बात कह रही है कि झूठे हैं, जुमले हैं, तो उसको लेकर हकीकत आप, क्योंकि आप सत्ता में तो है नहीं, आप इलेक्शन के कुछ महीने पहले राशि ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन ये पिछले समय पर कुछ राज्यों में हुआ है, तो वो विश्वास बढ़ गया। अब उसका क्या करेंगे, वो पॉलिसी कहां से लाएंगे? झूठे जुमलों का अभी जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय हैं राशन कह रहे हैं, हाँ। 15 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, तो 15 करोड़ लोग जाते हैं, झूठ क्या होता है, जुमला क्या होता है, घोटाला क्या होता है। 12 महीने का राशन मिलता है, 10 महीने का दिया था, 1 महीने का डीएसओ ले लेता है, 1 महीने का बांटने वाला ले लेता है। उन सारे गरीब परिवारों को पता है, और राशन के प्रति सबसे ज्यादा जो इंक्लिनेशन रखती हैं महिलाएं रखती हैं, तो उनको महिलाओं के इनका झूठ का पता है। उज्ज्वला का पता है, जहां गैस पाइप लाइन लगा दी, सिलेंडर बेकार हो गए थे, सिलेंडर का कोई यूज नहीं था, इन्होंने गांव की जनता को ठग लिया, ये भी जनता को पता लग गई। शहरों में सिलेंडर लगा दिया, सिलेंडर बेकार हो गया था, गांव वालों को दे दिया, कहा कि 350 में मिलेगा, अब नहीं भरा जाता है। ये प्रूव करती है योगी जी की एक सभा में दिए गए वचन। वो कहते हैं कि हमने 1.5 करोड़ सिलेंडर दे रखे हैं, जिनमें से केवल 25,000 वेरीफाई हुए हैं, बाकी नहीं हुए हैं। तो ये जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि उज्ज्वला योजना यहाँ पर है। फिर एक जन धन दिया था इन लोगों ने, हमारी गांव, हमारी बहनों के, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को जन धन खाते में, खाता 0 पे खोलेंगे, अब जन धन खाते -10,000 रुपए में चल रहे हैं। तो इनकी योजनाओं का, जुमलेबाजी का सबको पता है, और उनको 15 लाख। दीपक सोनकर, देखिए रविंद्र जी, कोई एक जन धन खाते का उदाहरण है जो माइनस में चले गए हो? इस प्रकार के झूठ के वातावरण यहाँ बैठ करके आप मत बताइए। एक भी उदाहरण हो आपको तो दिखा करके बताइए। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एक भी उदाहरण। ये व्हाट्सएप नहीं करना, आरबीआई की रूलिंग पढ़ लीजिएगा, झूठ बोलने का नहीं, आरबीआई की रूलिंग पढ़िए। आज उस बहन, आरबीआई की रूलिंग महोदय पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसको एक्सेप्ट किया, मतलब ये झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी गई है क्या? आरबीआई की रूलिंग ने क्या क्या है? मिनिमम बैलेंस अकाउंट होना चाहिए। जब मिनिमम बैलेंस अकाउंट नहीं होगा, आप उन बहनों, अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप कह दीजिए मुझे नहीं पता है, समझ में आ जाएगी बात। चिंता करी जाए क्या जनधन अकाउंट पे आरबीआई। चलिए, समय इतना ही इजाजत दे रहा था, मुझे आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने समय दिया और चर्चा में शामिल हुए, अपनी अपनी बात रखी। पहले होता था कि टेबल के नीचे से पैसे दिए जाते थे, अब होता है डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। तब भी वोट पड़ते थे, अब भी वोट पड़ते हैं। लोग समझदार हैं, लेकिन कहीं इस समझदारी की कीमत आम जनता किसी और रूप में तो नहीं चुका रही है। आपके खाते में जो पैसा आ रहा है वो किन डिपार्टमेंट से या किस विभाग से कट रहा है, या किन योजनाओं, किन पॉलिसीज से कट कर आपके पास आ रहा है, जरा ये भी समझिए। इस तरह की फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर वाली योजनाएं आपको शुरुआती दौर का तो फायदा दे सकती हैं, लेकिन इसके जो लंबे दौर के परिणाम हैं या इसके बाद के जो परिणाम हैं वो घातक हो सकते हैं। समझदार हैं आप। दीजिए इजाजत, नमस्ते।